नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डीके करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, हम हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी की लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि व्यंजन किस तरीका से कहाँ से बोले जाते हैं और इनकी कितनी कितनी संख्या होती है। ऊष्म है, संयुक्त हैं और क्या बोलते हैं, संघर्षी हैं। इस तरीका से हमने जो बातें देखी, तो उसी श्रृंखला में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक रहेगा व्याकरण का स्वरूप। और व्याकरण के स्वरूप में अगर हम बात करें तो वास्तविक में आज से ही हमारी हिंदी बढ़िया से स्टार्ट हो रही है। इससे पहले तो उसकी हमने रूपरेखा तैयार की थी, कैसे करके कहाँ से क्या चीजें समझनी है। इन सभी बातों को आज भी हम समझेंगे कि हमें कितना क्या काम करना है। तो आज से बहुत ही आप स्टिक होकर पढ़ाई पे लग जाइएगा। और वास्तविक जो व्याकरण है वो आज से स्टार्ट हो रही है। इससे पहले की तो सिर्फ कहते नहीं एक बार देखा है लड़की को, और आज जो है मंगनी क्या बोलते हैं, गोद भराई। तो आज समझो गोद भराई है ये। तो इसमें जो हमारा सबसे पहली जो बात रहेगी वो यही रहेगी कि व्याकरण का स्वरूप। व्याकरण का स्वरूप हमारा टॉपिक रहेगा और इसमें तीन चीजें रहेंगी। तो सबसे पहली जो हमारी बात रहेगी वो ये है कि व्युत प्रतिपक्ष, या इसके लिए हम संरचनात्मक पक्ष कह सकते हैं। संरचनात्मक पक्ष, या इसके लिए हम कह सकते हैं कि शब्द संरचना। संरचना संरचना के घटक, या हम इसके लिए कह सकते हैं संघटक, या हम कह सकते हैं तत्व, या कह सकते हैं इकाइयां, या शब्द निर्माण पक्ष भी हम कह सकते हैं। इसके लिए शब्द निर्माण पक्ष, इसके लिए इतनों नामों से हम जानते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज आएगी? इसके अंतर्गत आएगा उपसर्ग, दूसरे नंबर पर आएगा प्रत्यय, और तीसरे नंबर पर आएगा संधि, और चौथे नंबर पर आएगा समास। इस तरीका से हमारी चार चीजें इसके अंतर्गत रहेंगी। सबसे पहले अगर उपसर्ग की ही बात करें तो जैसे एक शब्द मैंने योग लिख दिया, ये इससे अगर मैं बात करूं तो अगर मैं सु लगा दूं तो ये शब्द बन जाएगा सुयोग। इस एरो को इस तरफ करो, इस योग में अगर सु जोड़ दूंगा तो सुयोग हो जाएगा। और इसी एरो में सॉरी आ जोड़ दूं तो ये हो जाएगा अयोग। और इसी में यदि मैं जोड़ दूं उप, तो ये शब्द बन जाएगा उपयोग। और ऐसे ही यदि मैं जोड़ दूं इसमें सम, तो ये संयोग बन जाएगा। और ऐसे ही यदि मैं इसमें जोड़ दूं कु, तो ये कुयोग हो जाएगा। और ऐसे ही सर इसमें अगर मैं बी जोड़ दूं तो ये वियोग हो जाएगा। और ऐसे ही यदि मैं इसमें प्रति जोड़ दूं तो ये प्रतियोग हो जाएगा। इस चीज से एक बात तो स्पष्ट होती है कि ये जो मूल शब्द है, इसमें जो एक शब्द है योग, इसमें जितनी भी हम उपसर्गे लगाते चले जाएंगे उतने ही ये नए शब्द का रूप धारण कर लेगा। तो उपसर्गे जो होती है वो शब्दांश में लगती हैं। उपसर्गे किस में लगती हैं? शब्दांश में लगती हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कि सम लगा के इससे संयोग बनेगा, सु से सुयोग बनेगा, और ये आ से अयोग बनेगा, और ये प्रति से प्रतियोग बनेगा, बी से वियोग बनेगा, कु से कुयोग बनेगा। इस तरीका से ये चीज हमने समझी। किसके अंतर्गत? ये हमने समझी उपसर्ग के अंतर्गत। अब अगर हम बात करें थोड़ी इसमें प्रत्यय की, तो जैसे प्रत्यय की अगर हम बात करें, इन्हें थोड़ी अभी रूपरेखा हम सीख रहे हैं इनका। ये ऐसा नहीं कि इतना मैं समझा दिए पूरे उपसर्ग हो गए और भी ये प्रत्यय हो गया। जैसे प्रत्यय की अगर हम बात करें तो जो हमारा मूल शब्द था वो तो योग ही था।
और योग में जब हमने सम लगा दिया, तो ये हमारा संयोग शब्द बन गया नया। और संयोग में हमने यदि इक प्रत्यय लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा? ये संयोगिक बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? ये प्रत्यय हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें, इसमें एक प्रत्यय जोड़ दें, तो ये जो हमारा बनेगा, इसमें अगर हम योग एक से सॉरी, ये सम योग में सम जोड़े संयोगिक। ऐसे हाँ, एक शब्द और देख लो, इसे हटाओ। जैसे औद्योगिक शब्द है, औद्योगिक, तो इसमें जो औद्योगिक में जो बनेगा वो उद्योग, धन एक से ही तो औद्योगिक बनेगा। तो इसमें ये जो क्या है, ये हमारा प्रत्यय हो जाएगा, और ये हमारा इसमें उपसर्ग हो जाएगा। तो इस तरीका से औद्योगिक जो बना है, इसमें एक लगा के हमने औद्योगिक बना दिया, तो ये हमारे प्रत्यय हो जाएंगे। अब जैसे हम बात करें संधि की, तो संधि भी तो इसमें एक ही चीज है कि उद्योग, जैसे संधि की अगर हम बात करें, तो विद्यालय शब्द है, तो इस संधि की अगर हम बात करें, तो ये जो आप पढ़ते ही चले आए हैं सदा से, विद्या धन आलय, इस तरीका से ये विद्यालय हो जाता है। ऐसे ही अगर हम करें कि अ, विद्यालय कुछ भी जैसे लगा लो, और क्या हो सकता है, अनाथालय, अनाथालय, थालय, तो इसमें ये जो अनाथ और आलय हो जाता है। आलय माने रहने का स्थान, जैसे विद्यार्थी ही एक शब्द है, तो विद्यार्थी को जो है विद्या धन हम आलय में तोड़ते हैं, इसका अर्थ होता है कमरा या निवास, और विद्या का होता है, आप जानते हैं जो विद्या होती है, एजुकेशन। ऐसे जो है विद्यार्थी की अगर हम बात करें, सॉरी विद्यार्थी होगा ये, विद्यार्थी को विद्यालय में तोड़ रहे हैं, अकल है। विद्यार्थी तो विद्या धन अर्थी हो जाता है, इसका अर्थी का अर्थ होता है ले जाने वाला, ले जाने वाला। तो ये किसे ले जा रहा है? ये विद्या को ले जा रहा है, तो विद्या को ये ले जा रहा है, तभी विद्यार्थी है, तो हम सब विद्यार्थी ही हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें, ये संधि की तो बात होगी, समास की, तो जैसे मैं यहाँ पर दो तीन शब्द अभी लिखूंगा, तो उनसे ही आपको ये अंदाजा लग जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं कि सिर्फ समास है, निम्न में सिर्फ समास है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन कर लिया। तो जैसे मैंने एक लिख दिया यहाँ पर लंबोदर, दूसरा जैसे मैंने शब्द ये लिख दिया यहाँ पर गजानन, और तीसरा मैंने शब्द यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लिख दिया मधुमक्खी, ये मधुमक्खी, और चौथा जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया देवालय। इसे जैसे तोड़ो, ये लंबोदर है, तो इसमें लंब धन उधर ये हो जाएगा, उधर, उधर माने पेट होता है। और इसको अगर मैं देखूं यहाँ पे, ये गज धन आनन हो जाता है, गज माने हाथी, आनन माने मुख, और ये मधुमक्खी है और ये देवालय है, तो देव धन आलय। तो इसमें जो है संधि और समास दोनों है, समास और संधि, इसमें सिर्फ समास है, और इसमें भी समास और संधि है। इसमें भी समास और संधि है। तो इस तरीका से ये जो चीजें हम समझ रहे हैं, ये जो सबसे पहले अगर जो हम बात कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं संरचनात्मक पक्ष की, यानी कि व्युत्पत्ति पक्ष की। एक चीज और समझ लो यहाँ पे, कि जो तीन चीजें होती हैं, जीव, रस
और शब्द, तो शब्द की हमेशा निष्पत्ति होती है, सॉरी व्युत्पत्ति, शब्द की व्युत्पत्ति होती है, और जीव की उत्पत्ति होती है, और रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ पर जो व्युत्पत्ति लिखा है वो इसीलिए लिखा है क्योंकि हम शब्द पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? शब्द पढ़ रहे हैं। तो शब्द की चूंकि हमेशा व्युत्पत्ति होती है, और जो रस है इसकी निष्पत्ति निष्पत्ति होती है, और शब्द की व्युत्पत्ति होती है, जीव की उत्पत्ति होती है। ये चीज हम इसलिए पढ़ना चाह, क्योंकि पता भी तो होना चाहिए, पता लगे कहीं रस की बात चल रही है और हम वहां पर उत्पत्ति लिख रहे हैं, कहीं शब्द की बात चल रही है हम यहाँ पर उत्पत्ति लिख रहे हैं। जो सॉरी, जो सजीव चीजें होती हैं, जिसमें श्वास तंत्र होता है, या क्या बोलते हैं, जिनमें तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, जो भी बायोलॉजी के अकॉर्डिंग उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो अगर डिफाइन कर रहे हैं तो उसके लिए हम रख लेते हैं इसके अंतर्गत, जीव के अंतर्गत, तो वो उसी की बात हो रही, तो जीव की उत्पत्ति होती है हमेशा। तो ये चीज हमने संधि समास, ये चीज हमने ये समझी, और हमने उपसर्ग भी समझ लिया। अच्छा, उपसर्गों की जो संख्या है वो 22 मानी गई है। कुछ विद्वान इसके लिए 20 भी कह सकते हैं, लेकिन हिंदी में हमारे लिए इतनी आवश्यकता नहीं। जो 20-22 का लफड़ा चलता है ये संस्कृत में चलता है। फिर भी हम प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा पढ़ें इसके लिए। अब हमने ये एक पक्ष पढ़ लिया, अब हम दूसरा जो पक्ष है वो समझते हैं। दूसरा जो हमारा पक्ष है, ये पहला हमने खंड पढ़ लिया इसमें व्याकरण के स्वरूप में। अब जो दूसरे हम चीज पर बात करेंगे वो होगी हमारी विश्लेषणात्मक पक्ष, या इसके लिए हम व्याख्यात्मक पक्ष भी कह सकते हैं। पक्ष लगा लेना यहाँ पर। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें होता है विकारी। ये विकारी में क्या क्या चीजें आती हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अभिकारी के अंतर्गत क्या क्या आती है? इनमें विकार उत्पन्न हो सकते हैं, और जिसमें विकार नहीं हो उसके लिए अभिकारी कहते हैं। अभिकारी में क्या आएगा हमारा? अभिकारी का अर्थ ही होता है जो सदा सर्वदा एक सा रहे। इसका अंतर्गत आएगा क्रिया विशेषण। तीसरे और नेक्स्ट आएगा इसके अंतर्गत हमारा संबंध बोधक। समुच्चय बोधक आएगा इसमें, और विषयादि बोधक आएगा। विकारी, अभिकारी, और फिर होते हैं विकारक। विकारक, विकारक, ये तीसरे नंबर जो आता है इसके अंतर्गत आ जाता है लिंग, वचन, काल, पुरुष, वाच्य, सॉरी वाक्य के, वाक्य विकार, वाक्य विचार। 1 2 3 4 5 चीजें इसके अंतर्गत आती है। लिंग वचन काल वाच्य पुरुष, वाच्य पुरुष हो, सॉरी, वाच्य, लिंग वचन काल पुरुष, वाच्य पुरुष, ये चीजें आती है इसके अंतर्गत। वाच्य पुरुष अलग अलग है, ये वाच्य पुरुष नहीं, वो नेक्स्ट का है। तो ये 3 चीजें इसके अंतर्गत आएगी, लिंग वचन काल पुरुष और वाच्य पुरुष। लिंग वचन काल, लिंग वचन काल, वाच्य पुरुष, लिंग वचन काल, लिंग वचन काल, वाच्य पुरुष। अब सही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो लिंग वचन काल, लिंग वचन काल, वाच्य पुरुष, कारक।
और ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, विकारक के अंतर्गत। अब जो नेक्स्ट, हाँ इसमें ये चीज डाल लो, जो सदा सर्वदा एक सा रहे, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, विकारक कहते हैं। तो ये जो हमारा विकारी है, अविकारी है और विकारक है, तो इसके अंतर्गत हमने देखा विकारक के अंदर लिंग वचन काल वाच्य पुरुषो कारक, लिंग वचन काल वाच्य पुरुषो कारक। अविकारी के अंतर्गत हमने देखा क्रिया विशेषण संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विषयादि बोधक। विकारी के अंदर संज्ञा सर्वनाम और विशेषण क्रिया, ये हमने समझी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं तीसरे नंबर की, उसका है कि वाक्य के शब्दों के भेद या प्रकार, ये हम समझेंगे। इन पर सब पर हमें काम करना है। ये रूपरेखा हम अभी तैयार कर रहे हैं, शब्दों के भेद या प्रकार। शब्द कितने तरीका के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं उन पर। तो सबसे पहले ऋण शब्द होता है, योग ऋण शब्द होता है, पर्यायवाची होता है, विलोम होता है, समानार्थी होता है, समानार्थी या इसके लिए समानार्थक है, समानार्थी या समानार्थक, समानार्थक। फिर इसके अंतर्गत हमारे आएंगे वाक्य विचार। इस तरीका से ये हम बांटेंगे। इसके लिए इन चीजों पे हमें काम करना है, इन चीजों पे। पहला है हमारा व्युत्पत्ति या संरचनात्मक पक्ष, दूसरा हमारा हो जाएगा इसमें विश्लेषणात्मक या व्याख्यात्मक पक्ष, और तीसरा हमारा हो जाए शब्दों के प्रकार। तो जो हम समझ रहे हैं व्याख्यात्मक या संरचनात्मक जो पक्ष हमने देखा, उसके अंतर्गत संरचनात्मक पक्ष, तो उसके अंतर्गत जो हम बात समझने वाले हैं उसमें तीन चीजें हम समझे, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। और इसके बाद जो तीसरी चीज हमने समझी विश्लेषणात्मक या व्याख्यात्मक पक्ष के अंतर्गत, तो उसमें विकारी, अविकारी और विकारक। विकारी के अंतर्गत हमने जो समझा वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी का अर्थ है जो सदा सर्वदा एक सा रहे। इसके अंतर्गत जो आएगा वो आएगा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक। विकारक के अंतर्गत हमने देखा कि रूढ़ और योग रूढ़, पर्यायवाची, विलोम, समानार्थी और वाक्य विचार। इन तीन चार चीजों पर जो हम बात करेंगे, ये हमारी रूपरेखा आज तैयार हो गई कि हमें किन किन चीजों पर बात करनी है। तो ये हमारी रूपरेखा हो गई। वास्तव में आज से ही जो हम सही तरीका से समझे बात के लिए, तो आज से ही हमारी ये हिंदी ढंग से चालू हो रही। जबकि जो हमने वर्णमाला पढ़ी है वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसको समझे बिना अगर हम सीधे यहाँ पर चले आएंगे तो वो हम समझ नहीं पाएंगे। तो हमारे लिए पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, क्योंकि सीटेट के फॉर्म भी आ गए हैं अब, और इनके लिए अभी से ही भर दीजिएगा। किसी चीज को जितना ज्यादा लेट डालो वो उतनी ठीक नहीं रहती देर तक। पता लगी लास्ट डेट में आप जा रहे हैं, साइड बिजी हो गई, रात के 12 बजे तक आके खोल खोल के बैठेंगे, मेरा फॉर्म नहीं भर रहा, फॉर्म नहीं भर रहा। अंततः आप क्या कहोगे, हमारा तो नसीब है ना हो। तो इन बातों से अच्छा है आज जाओ और वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करा दो, फीस भी कटवा दो, फीस भी देनी है, बगैर फीस दिए आप थोड़ी बच जाएंगे। प्रयास ये करो कोई भी काम जल्दी से जल्दी निपटा लो। तो सीटेट का फॉर्म डाल दो और आराम से ये परीक्षा के लिए हम पढ़ा ही रहे हैं। जो हमारा प्रयास है वो हम आपके साथ लगे हुए हैं, प्रयास करेंगे और भी अध्यापक महोदय यहाँ पर आके दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाएं। हालांकि हिंदी तो हम कंप्लीट करा ही देंगे, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। और कोई आपको दिक्कत परेशानी हुआ करे तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। और दुनिया में हर व्यक्ति को थोड़ा अच्छा लगता है अगर उसके कार्य के लिए नीचे कुछ लिख दिया जाए। बेशक गलत अगर हो कहीं पर तो गलत लिखो, और सही हो तो सही लिखो वहां पर। क्योंकि ये कहते नहीं विश्लेषणात्मक तो विशेषण होता रहता है, विश्लेषण होता रहता है, कहीं पे हमने कुछ गलत तो नहीं कह दिया है, तो वो थोड़ा लिख दिया करो। और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय हिंद।